तो लास्ट क्लास में क्या हमने डिस्कस किया था? CFT, BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे CFT। ये लिमिटेशंस थी उसकी, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही आपने 5-6 पॉइंट लिखे होंगे शायद, ठीक है। एक पॉइंट ये शायद चलो छूट गया होगा, आप लिख लेना, कोई नहीं। अब एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हम बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT स्पेशली किस पे काम करती है? दैट इज द वर्क अपॉन द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। इसमें जो कमाल है वो किसका है? d ऑर्बिटल जो होता है ना, उसको कैसे टूटेगा, और जब वो टूटता है क्यों टूटेगा, क्या कंडीशंस होती हैं, तो CFT बेसिकली उसी के बारे में जानी जाती है, राइट। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, ये CFT का पार्ट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो इससे पहले जो थ्योरी आपने पढ़ी थी उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, लेकिन इसमें ये ध्यान से निकाल दो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है। उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा था। लिगैंड्स जो था सेंट्रल मेटल आइटम को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होता है। उसमें क्या था इससे पहले वाली में कि ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड। ऑर्बिटल्स क्या करते थे? ओवरलैपिंग करते थे। तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी यहाँ पर बिटवीन द सेंट्रल मेटल आइटम एंड लिगैंड। तो ये तीन चीजें इसमें पहले से ही आप मन को बना करके चलो कि ये सारी चीजें इसमें नहीं होने वाली हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? इन दिस थ्योरी लिगैंड्स एंड CMA क्या हो गया? यहाँ पर आप सब लिखे हैं तो सेंट्रल मेटल आइटम लिखिएगा। आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। दो चीजें हो गई भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, वन इज द सेंट्रल मेटल आइटम एंड नेक्स्ट इज द लिगैंड्स। तो यहाँ पर दोनों को कैसे कंसिडर्ड किया गया है? पॉइंट चार्ज एंड देयर अट्रैक्शन बिटवीन। अब जब पॉइंट चार्ज हुए तो दोनों के बीच में देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगेगा? पॉइंट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। फिर एक चीज और आती है यहाँ पर कि भैया अट्रैक्शन फोर्स जो इनमें लगेगा पॉइंट चार्ज में, तो दैट इज जितना ज्यादा फोर्स उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे लिखा अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट। समझ गए? एनर्जी, अब सेल की बात करें, अगर ऑर्बिटल्स की हम बात करें, जब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो sp-df में भरते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल भरे जाते हैं ना। तो वो एनर्जी लेवल, जो एनर्जी है ना, वो डिफरेंट लेवल पे हो सकती है दोनों में। हाँ हाँ बोलो। एनर्जी वहां की बात है जब ये d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तब की बात है। होता क्या है अभी इसको समझेंगे, अभी सारी चीज आपको समझ में आएगी कि एनर्जी कहाँ पे कैसे रिलीज होगी। देखो अभी आगे कहता है इफ लिगैंड इज न्यूट्रल। अगर लिगैंड न्यूट्रल है तो भाई जैसे सपोज कर लीजिएगा H2O है।
अब H2O की हम बात करें तो इसमें पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा? बोलो, ऑक्सीजन होगा। तो वही यहां पे कहा गया कि पार्शियल चार्ज पार्ट आइटम देन पार्शियली चार्ज पार्ट आइटम ऑफ लिगैंड इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स मेटल। यहां पर जो पार्शियली निगेटिवली चार्ज, यहां पर एक चीज छूटी हुई है, निगेटिवली। राइट, क्या लिखा है? इफ लिगैंड इज न्यूट्रल देन पार्शियली निगेटिवली चार्ज पार्ट आइटम। और निगेटिवली चार्ज पार्ट आइटम कौन सा है? इसमें ऑक्सीजन है, राइट ना। तो ये क्या होगा? ऑफ लिगैंड्स इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स मेटल। तो हाइड्रोजन नहीं होगा अट्रैक्ट, कौन होगा? अटैच्ड कौन होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ये कैसा है? पार्शियली नेगेटिव। मैं बात दूसरे की करूं, CO की बात कर लूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी लिगैंड से एक है। CO में हम बात करें बेटा तो यहाँ भी कौन है? ये ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन इज नॉट पार्शियली नेगेटिव, राइट ना। तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन के टूवर्ड्स अट्रैक्शन किधर होगा? किसका अट्रैक्शन होगा? ऑक्सीजन का, राइट। समझ गए? क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा कहता है इन द अब्सेंस ऑफ लिगैंड्स, अगर लिगैंड्स नहीं है तो 5d ऑर्बिटल्स और डीजनरेट। डीजनरेट किसे कहते हैं? डीजनरेट्स ऑर्बिटल्स और द ऑर्बिटल्स विच हैव द सेम एनर्जी, जिनका एनर्जी लेवल सेम हो जिन जिन ऑर्बिटल्स का, तो दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, राइट ना। ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया सेम एनर्जी। इन केस ऑफ आइसोलेटेड मेटल आइटम, इसको दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है, इस पूरी भाषा को यहां से यहां तक को आप रिप्लेस कर सकते हैं इन केस ऑफ आइसोलेटेड मेटल आयन। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ लिगैंड्स या इन केस ऑफ आइसोलेटेड मेटल आइंस। आइसोलेटेड मेटल आइंस क्या है? आइसोलेटेड का मतलब हो गया जिसको आइसोलेट कर लिया गया हो, अलग कर लिया गया हो। आइसोलेशन वार्ड बने थे, आपको ध्यान होगा कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। आइसोलेशन रूम्स बने थे, आइसोलेशन सेंटर्स बने थे, वहाँ पर जिनको कोविड-19 था उनको सोसाइटी से अलग करके रखा जाता था, राइट ना। तो वही कहता है, क्या कहता है? इन केस ऑफ आइसोलेटेड, ठीक है, समझ गए। एंड डीजनरेसी मेंटेन्ड, डीजनरेसी मेंटेन रहेगी, या आप कहेंगे कि स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड रहेगा उसमें, राइट। लेकिन जैसे ही लिगैंड ने अप्रोच किया किसकी ओर? CMA, सेंट्रल मेटल आइटम की ओर। किसने? तो ये क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। तो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी, d ऑर्बिटल्स टूट जाएगा। अब सर कैसे टूटेगा? d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5, यही तो हो गए। ये अभी कैसे हैं? ये सारे जब तक इनमें कोई भी क्या हुआ, कोई भी लिगैंड्स अप्रोच नहीं किया, तब तक इन पांचों ऑर्बिटल्स की क्या होगी? एनर्जी लेवल सेम होगा, राइट। लेकिन जैसे ही ये अप्रोच करेगा, बट एज ए लिगैंड्स अप्रोचेस, तो क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। तो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। आपको ध्यान होगा 11th में इसको थोड़ा आपने पढ़ा है, T2G और EG में टूटता है, नहीं पढ़ा? हो सकता ना हो, मुझे ध्यान है। अच्छा चलो, हाँ शायद ये है नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा तो हो सकता है, चलो कोई बात नहीं।
एंड कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसको क्या कहेंगे जब ये टूटेगा, कौन, डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल्स को टूटने को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्वेश्चन में भी अराइज कि व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो आप कह सकते हो, बता सकते हो, है ना। व्हेन द ligands as per CFT, when the ligands approach to central metal atoms, then the splitting of d orbitals takes place, that is called the crystal field splitting, right ना, है ना। और इसको कहेंगे फिर डीजेनरेसी लिफ्टेड, इसका मतलब डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, उसकी डीजेनरेसी जिसका एनर्जी लेवल सेम था वो हट जाएगा, राइट। फिर कहता आर फिनिश्ड, और ये कैसा हो जाएगा, असिमेट्रिकल फील्ड हो जाएगा, राइट। इतने पॉइंट्स क्लियर, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी। अब इसकी स्प्लिटिंग को पहले देखने से पहले इट इज वेरी मैंडेटरी कि यू हैव टू थिंक अबाउट द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये आपने पढ़े। अच्छा, अब डी ऑर्बिटल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए अगर आपको CFT समझनी है तो। अब देखो यहाँ पर है dx बाई, ये है आपका dyz, ये है आपका dzx, ये है आपका dz स्क्वायर, ये है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो है, बोलो हाँ या ना, यही तो कहा जाता है, यही लिखा जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है, ये दो अलग इसलिए बनाए गए, इनको हम यहीं पे बना सकते थे, इसको जगह थी यहाँ बनाया जा सकता था, दिखाया जा सकता था, इनको अलग हमें ऐसे बनाना था कि ये दो अलग हो गए और ये तीन अलग हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे, देखो एक एक्सिस एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस, तो इनके जो लोब्स हैं ये कहाँ है, ये बिटवीन द एक्सिस है। बोलो, ये समझने की जरूरत है, तभी आगे की चीज समझ में आएगी। यहाँ पर देखो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, लोब्स कहाँ है इनके, बिटवीन द एक्सिस, राइट। इसके भी देखो बिटवीन द एक्सिस, लेकिन इसके लोब्स कहाँ हैं, अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, कहाँ है, राइट। इसका देखो ये डी जेड स्क्वायर है, ये जेड एक्स है, तो लोब कहाँ है, जेड एक्स पे। तो इनमें कितनी कैटेगरीज हो गई, दो कैटेगरीज हो गई डी ऑर्बिटल्स में। एक तो वो डी ऑर्बिटल्स हो गए जिनमें लोब्स आर एट द एक्सिस, और दूसरे कौन कौन से हो गए। अब यहां पर ये देखने की जरूरत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि डी एक्स बाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड में इसमें क्या है, लोब बिटवीन द एक्सिस पर है, और एट द एक्सिस एलॉन्ग द एक्सिस पे लोब किसमें है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पे। बस इसी का कमाल है। अब देखो स्प्लिटिंग, ये चीज समझ गए, नया नहीं पुरानी है, अब आ जाएगी। ये तो पहले आपने पढ़ लिया ना, पहले से पता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दिलाना जरूरी था, ध्यान दिलाना जरूरी था। अब इसका यूज होगा आगे। अब देखो क्या यूज है इसमें। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है बेसिकली एक तो ये दो में काम करती है, एक तो एक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में, और दूसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ही एक्सप्लेन करती है। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब इसमें है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसे स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में,
तो देखिए इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स all the 6 ligands approaches to the central metal atom along the axis। देखो भी जो लिगेंड्स हैं टेट्राहेड्रल में वो कहां अप्रोच करें, कहां कर रहे हैं, along the axis। बोलो अब एक्सिस पे अगर इसने अप्रोच किया तो जहां लिगेंड्स गया वहां पर एनर्जी ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा, नहीं करेगा? अभी और बात क्लियर होगी। तो ये चीज एक्सिस पे ये करता है अप्रोच। एज द लिगेंड्स अप्रोचेस फर्स्टली एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस इक्वली। पहले क्या होता है, जैसे ही लिगेंड्स क्या करता है, अप्रोच करता है, तो पहले क्या होता है कि सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वली क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप कहो कि सर एक डायग्राम के थ्रू समझा दो। डायग्राम के थ्रू ये देखो, ये इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 देख रहे हैं आप, राइट? 5 लाइंस खींची गई है। ये 5 ऑर्बिटल्स आर शो हियर, राइट? अब जैसे ही इसने क्या काम किया, अप्रोच किया लिगेंड्स ने, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनकी सारे के सारे की क्या हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई, राइट? जो एनर्जी उस समय बात हो रही थी, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी, राइट? तो सभी की एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। यही तो कह रहा है, यही इस पॉइंट में देखो कहा जा रहा है कि एज द लिगेंड अप्रोचेस फर्स्टली एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस इक्वली, व्हाट फाइनली स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस। लेकिन अंत में स्प्लिटिंग हो ही जाती है। तो क्यों होती है? द रीजन ऑफ स्प्लिटिंग इज दैट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। इसने अप्रोच कहां किया, एक्सिस पे किया। तो जो ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस पे हैं, जिनके लोब्स कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस। ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे और इन रिपल्सन की वजह से उनकी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? समझ गए बेटा? अब देखो, दिस सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स कॉल्ड इजी, जिनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, कौन कौन से, 2 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से 2 ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, राइट? एंड अदर सेट ऑफ 3 डी ऑर्बिटल्स कॉल्ड T2G। और 2 कौन कौन से बचे, डी एक्स बाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, राइट ना? यही तो बचे। हुज एनर्जी डिक्रीजेस, जिनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी कंपैरिजन में, राइट? अब ये डिक्रीज होगी तो यहां पर 2 चीजें हैं। ये देखो यहां पर मैं बना के दिखाता हूं इसको, 1 2 3 4 5 हो गए। ये क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा और यहां ये हो जाएगा, ये टूट जाएंगे। 5 ऑर्बिटल हैं, ये आपका क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये आपका डी एक्स वाई हो गया, ये डी वाई जेड हो गया और ये डी एक्स जेड हो गया, राइट? तो स्प्लिटिंग किसमें होगी, ऐसे हो जाएगी। जो ऊपर गए जिनका एनर्जी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड इजी,
राइट। और जो इधर होंगे उनको कहेंगे, क्या कहेंगे, T2G। ये 3 हो गए T2G। T2G कितना रिस्पेक्टफुल नेम देखो ले रहा है, T2G, जी और लगा रहा है। बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता कोई जी यू लगाए, ये केमिस्ट्री ही है, इतने सम्मान के साथ में नाम ले रही है। तो DXY और DYZ और DXZ, ठीक है। और EG, इसमें भी देखो जी लगा है, AG नहीं है, EG है। समझ गए ना, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब स्प्लिटिंग हुई, यहां पर जो एक सेंटर ऐसे रहता है बीच का, जो इसको कहते हैं बैरी सेंटर। आगे है, डायग्राम में बना हुआ है, अभी मैं उसको वो डायग्राम की ओर ले चलता हूं। यहां पर देखो ये टूटे, पहले एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर देखो ये दो अलग टूट गए, EG और T2G, राइट। ये जो है बीच का जो पार्ट हुआ ऐसे, ये सीधे खींचेंगे, इसको कहेंगे बैरी सेंटर, ठीक है। इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस होगी, दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी, इसको क्या कहेंगे, बोलो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है ना। चलो अभी और इसके बारे में बात करेंगे। इतनी बात आई समझ में, ये टूट गए, क्लियर, समझ गए। पहले जो बात कही थी कि ये सेंट्रल मेटल आइटम है, ठीक, इसमें कितने हैं, कितने होते हैं ये 6, राइट ना, ठीक है। आगे बात करेंगे थोड़ी सी। आप देखो ये भाई बहुत गलत बात है। तो एनर्जी डिफरेंस तो EG में और T2G इसमें जो रहता है उसको कहते हैं क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे, राइट। तो वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसको CFSE कह देते हैं, राइट। इसको डेल्टा से शो किया जाता है, किससे शो किया जाता है, डेल्टा से शो किया जाता है, ठीक है। अब ये है क्या, अभी आप समझ गए होंगे, उसमें मैंने लिखा ही दिया है। तो ये क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। अच्छा, कितने सेट्स में टूटा d ऑर्बिटल्स, 2 सेट्स में, एक EG में और दूसरा T2G में टूटा। तो T2G और EG में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको ही कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वही लिखा है, ड्यू टू द इंट्रैक्शन विद सराउंडिंग लिगेंड्स इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड डिनोटेड बाय डेल्टा, राइट। अब जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो ऑक्टाहेड्रल में है, वो कैसे, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिनोटेड बाय डेल्टा O, ये 0 नहीं है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, O फॉर, यहां पर जो डेल्टा O है इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, राइट ना। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे, क्या फार्मूला है, एनर्जी कैसे निकालेंगे, आ जाता है क्वेश्चन कभी कभार। तो एक फार्मूला है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। T2G में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और EG में कितने,
राइट। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो इससे ही एनर्जी निकाली जा सकती है। अच्छा, एक चीज और काम में आती है यहां पर, वो ये चीज काम में आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है, इसको कोई बताने की जरूरत है नहीं, ये मैंने पहले बात कर ली है। हाँ या ना? कर ली थी। जब हमने सीबीटी पढ़ाई थी उस समय भी मैंने बताई थी। ये क्या करती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये यहाँ क्यों डिस्कस की गई है? क्योंकि ये जो सीएफटी है ना, ये क्या करती है, ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है। सीबीटी जो थी वो लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताती थी, ठीक है? इसलिए क्योंकि इसका पार्ट है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? ये वही है जो पहले आपने सीबीटी में पढ़ चुके हैं, चाहे आप वहीं से कॉपी है। बताया? अच्छा, चलो, लेकिन वो बताती नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं करती ना, वो नहीं बताती। उसने ये कहा तो है लिगेंड स्ट्रांग है या नहीं है, सीबीटी में ये तो बता दिया उसने कि अगर स्ट्रांग लिगेंड्स होगा तो ये पता होगा, लेकिन स्ट्रांग लिगेंड्स कौन सा होगा ये नहीं बताया उसने। तो इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक पार्ट हो गया, राइट? ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब यहां पर है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डी ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। देखो D1, D2, D3 अगर है, मतलब समझ गए, अगर किसी में डी ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल आइटम में एक आइटम हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, डी में दो हो, तीन हो, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई T2G ऑर्बिटल सिंगली। हुंड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, राइट? अगर D4 हो तो क्या कंडीशन होगी, और इससे ज्यादा हो तो 2 पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं, और वो किस पे जाएंगे, किस पे डिपेंड करेंगे कि वीक लिगेंड्स है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है। अगर लिगेंड्स वीक है तो क्या होगा? अच्छा, एक वर्ड आता है पेयरिंग। पेयरिंग क्या होता है? यहां पे देखो आते हैं, अब यहां पे समझेंगे, सुनो। ये हमारे पास था 1 2 3 4 ना, 5 हो गए। ये हमारा टूट गया, कहाँ टूट गया? ये इजी में टूट गया। दूसरा किस में टूट गया? T2G में टूट गया, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक था तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो यहां जाएगा, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो यहां जाएगा। अब डी में चौथा इलेक्ट्रॉन जब आया तो वो इलेक्ट्रॉन एक तो ये हो सकता है, और एक कंडीशन हो सकती है कि वो यहां चला जाए। समझ गए? यहां गया तो क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड पेयरिंग। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, पेयर बन गया भाई। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो पेयरिंग हो गई ना। अब पेयरिंग होगी या नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, कौन सी कंडीशन है? तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, उसकी हम बात कर रहे थे, 2 कंडीशंस की। 2 कंडीशंस कौन कौन से? इसमें एक तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग
होगी। क्या होगी? पेयरिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो है क्या है, ये CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। P फॉर पेयरिंग एनर्जी। अगर CFSE इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, भाई पेयर करेगा तो भी तो एनर्जी होगी, तो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होगा? क्या होगा? यहां देखिएगा, आप देखेंगे कि जो CFSE है इन ऑक्टाहेड्रल दैट इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। अगर ये ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी इज लेस, तो क्या होगा? तो वहां पेयरिंग होगी। और क्यों होगी? इसके लिए एक रीजन लिखा है, इट बिकम्स मोर होगा, मोर एनर्जेटिकली for the fourth electron occupies T2d orbital, pairing occurs. The ligands which produce this effect are known as the strong field ligands. अब ये पेयरिंग क्या होती? पेयरिंग का मतलब ये हो गया, सपोज कर लीजिए ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ये, और ये इस टाइप से आपका ये देखो Eg हो गया, ये आपका T2g हो गया। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ चला गया, दूसरा है तो यहाँ चला गया, तीसरा है तो यहाँ चला गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर यहाँ आएगा तो दैट विल बी पेयरिंग। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, पहले बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे कहता है ये ज़्यादा कैसा होता है, एनर्जेटिकली होता है या ज़्यादा फैसिलिटेट होता है फॉर द पेयरिंग, और इस टाइप से फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वीक फील्ड लिगेंड्स है तो देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द Eg, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द Eg ऑर्बिटल्स, एंड दिस टाइप ऑफ जो कंपाउंड्स होगा दैट विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होगा। जो कॉम्प्लेक्सेस बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, राइट? अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें एक तो आती है स्प्लिटिंग इक्वेशन। और व्हाट इज द स्प्लिटिंग इक्वेशन? स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या होती है कि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो दैट इज द स्प्लिटिंग इक्वेशन। दूसरा निकलने को आता है एक CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। इसका फार्मूला होता है 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g एंड प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। ये पहले भी मैंने आपको बताया है अभी। तो D1 है, अब देखो अगर D1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो स्प्लिटिंग इक्वेशन होगी वो T2g1 एंड Eg 0 होगा। अब इसका CFSE कैसे निकालेंगे? देखो T2g में यहाँ पर जो फार्मूला है उसी फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे -0.4 इंटू, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g। T2g में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो भाई 1 है, तो कितना हो जाएगा? इंटू 1 हो गया, प्लस कहता है 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। Eg में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 0 है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 0 हो गया। आप देखो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? दैट विल बी -0.4, राइट? समझ के कैसे निकालना है। अगर मान लीजिए ये D2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? T2g2 एंड Eg 0। इसके लिए अगर आप CFSE निकालेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी, -0.4 इंटू 2। यहाँ पर T2g में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए और प्लस Eg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.6
कितना हो गया 0.6 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 2 जा 8, 0.-0.8 हो गया, राइट। अब देखिएगा आपका फिर D2 D3 हो, अगर ये D3 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये T2G3 और EG 0। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 और कितना हो जाएगा -1.2 हो जाएगा। निकल आएगा नहीं वैल्यू रख करके। अब अगर यहाँ पर कितना हो जाए D4 हो जाए तो D4 में दो कंडीशन होंगी, एक तो T2G में 4 चला जाए और EG में 0 चला जाए। दूसरी कंडीशन D4 के लिए क्या होगी कि भैया T2G में 3 चला गया और फिर EG में 1 चला जाए, राइट। दो स्प्लिटिंग इक्वेशन हो गई, इसकी दो कंडीशन होगी। अब देखो -0.4 इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में 4, तो इसको हो गया यहाँ 4 प्लस 0.6 इंटू 0, EG में तो 0 है तो कितना हो जाएगा -1.6, राइट। क्लियर बात, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, इस टाइप से आपको ये सीख गए होंगे, निकालना आ गया होगा। दूसरा क्या कहता है कि D4 में T2G में 3 हो गए, EG में 1 हो गए, तो इस कंडीशन में क्या कहता है, यहाँ पर हो गया -0.4 इंटू 3 और प्लस 0.6 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो ये 0.6 होगा, ये 4 3 से 1.2 हो जाएगा। अब 1.2 में से 0.6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -0.6 बचेगा, राइट। अब D5 में भी सेम टाइप से दो कंडीशन हो गई, D5 दो कंडीशन हो जाएंगे। एक तो ये हो सकती है कि T2G 5 और EG 0। दूसरी हो सकती है T2G 3 और EG 2, राइट। अब दोनों कंडीशन में यहाँ कितना हो जाएगा -0.4 इंटू यहाँ हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5 है प्लस 0.6 इंटू 0 इक्वल टू आप कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 4 5 या 2, मतलब माइनस का 2 हो गया, राइट। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा T2G में इक्वल टू -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, EG में 2 है तो भाई देखो कितना हो गया 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1.2 आएगा, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 1.2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा CFSE विल बी 0, राइट। तो ये कंडीशन आपकी हो गई। यहाँ पर मुझे लगता है आपको और कोई प्रॉब्लम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल में कोई है नहीं इसमें, राइट। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल में जो ऑक्टाहेड्रल में था उसको हम शो करते थे डेल्टा O से, लेकिन ये टेट्राहेड्रल में डेल्टा T से हम शो करेंगे, किससे, डेल्टा T से। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें क्या होता है, जो लिगैंड से अप्रोच करता है वो कहाँ करता है, बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में अप्रोच करता है। तो इसमें क्या होगा, जब लिगैंड्स के बीच में जो बीच वाले कौन से होते हैं, बीच वाले होते हैं आपके DXY और DYZ और DXZ, राइट, यही तो होंगे DXZ। अब इसमें क्या होगा, जहां पर सबसे पहले मैंने क्या बताया था
कि आपको ये वाला जो है सबसे पहले तो जैसे ही लिगैंड अप्रोच करेगा सभी की एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ये अप्रोच कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस पे नहीं कर रहा है। तो जो जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं, अभी मैंने पहले बताया था, तो जिनके बीच में होते हैं, बीच में किसके लोब्स होते हैं, डी एक्स बाई और डी वाई जेड और डी एक्स जेड की, तो ये ज़्यादा रिपल्सन महसूस करेंगे और इस टाइप से इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी डी एक्स बाई डी वाई जेड और एक्स जेड में। इनको क्या कहेंगे, इन दोनों को, एक तो जो नीचे आपके टूटेंगे इनको क्या कहेंगे, ये T2 हो जाएगा, ये आपका T2 हो गया, इसको कहेंगे T2, और ये E कहेंगे, राइट, ये दो में स्प्लिट हो जाएगा। CFSE कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला है। इसमें क्या होगा, इसमें 0.6 आ जाएगा पहले माइनस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E। E का मतलब ये हो गया E, इस वाले में E कहता है प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2। T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ये आ जाएगा। स्प्लिटिंग अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो इसकी भी स्प्लिटिंग इक्वेशन सेम एज आप वैसे लिख सकते हैं, राइट ना। तो ये चीज हो गई। इसमें एक चीज और है, देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है तो इट बिकम्स मोर एनर्जेटिकली फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज ई ऑर्बिटल्स, पेयरिंग अकर्स, इसमें इस कंडीशन में पेयरिंग होगी और फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर वीक लिगैंड्स है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज T2 में, ऊपर बारे में बेटा डी एक्स बाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स में जाएगा, और इस टाइप से जो बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है, राइट ना। मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होने की चीज है नहीं, राइट। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पे कहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CFSE को अफेक्टेड करते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं। नंबर एक तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम। सेंट्रल मेटल आइटम का मतलब नेचर कैसा है, जो चार्ज ऑन द मेटल आयन, अगर हायर चार्ज है, हायर चार्ज इंक्रीजेस CFSE इंक्रीज, अगर ज्यादा चार्ज है तो CFSE इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव, तो Mn3 पॉजिटिव में चार्ज इज ग्रेटर, तो CFSE किसकी ज्यादा होगी, Mn3 पॉजिटिव की होगी, नॉट Mn2 पॉजिटिव की, राइट। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा कहता है साइज ऑफ द मेटल आइंस। जो साइज है मेटल आइंस का, अगर साइज स्मॉलर आइंस इंक्रीजेस, अगर छोटा आइंस है तो वो CFSE इंक्रीज हो जाएगी, जैसे निकेल 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। निकेल 2 पॉजिटिव इज स्मॉलर इन साइज एंड कॉपर 2 पॉजिटिव इन ग्रेटर इन साइज, दैट इज वाई द CFSE विल बी ग्रेटर ऑफ निकेल, राइट। फिर कहता है यहाँ पर एक और एग्जाम्पल गिवन हियर कि एक दिया गया है आपको, इस टाइप से भी क्वेश्चन में भी गिवन या मे बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिस, जैसे निकेल CO4 और PtCl4, ये 2 नेगेटिव। अब इसमें किसकी ज्यादा होगी CFSE, हु विल हैव द मोर CFSE, तो PT प्लेटिनम हैव द मोर CFSE ड्यू टू द साइज ऑफ द मेटल आइंस, राइट। नेक्स्ट कौन अफेक्ट करता है CFSE को, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स, ठीक है। अब लिगैंड्स फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स इंक्रीजेज, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा है तो वो इंक्रीज कर देगा CFSE को, जैसे लाइक CN और H2O। तो हु इज मोर स्ट्रॉन्ग, CN इज मोर स्ट्रॉन्ग, लिगैंड CN और H2O में हु इज मोर स्ट्रॉन्ग, CN नेगेटिव इज मोर स्ट्रॉन्ग इन द कंपैरिजन ऑफ H2O, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, जो CFSE होगी वो CN वाले लिगैंड्स की ज्यादा होगी, जो CN जिसमें लिगैंड्स होगा उस कॉम्प्लेक्स की CFSE ज्यादा होगी, और जिसमें H2O लिगैंड्स होगा उस वाले कॉम्प्लेक्स की CFSE कम होगी, राइट।
क्लियर। दूसरा इसमें एक चीज और है, एक होता है सी डोनर, सी डोनर हो गया, एन डोनर हो गया, ओ डोनर हो गया, हैलोजन डोनर हो गया। तो सबसे ज्यादा सी डोनर की होगी, इसके बाद में एन डोनर की होगी, उसके बाद में ऑक्सीजन डोनर की होगी, फिर हैलोजन डोनर की। इसमें देखिए क्लोरीन डोनर है, क्लोरीन डोनर है, तो क्लोरीन की तो भैया सबसे कम होगी ना, ये सबसे कम होगी। तो ये CFC किसकी होगा, जो HCl जिसके साथ में है उसकी CFC कम होगी, और यहां देखो सी डोनर है तो इसकी सबसे हाईएस्ट होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी वेरी करती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज CFC। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की, क्रोमियम में 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर, राइट, और क्रोमियम 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट इज लोअर। तो किसकी CFC ज्यादा होगी, 3 पॉजिटिव वाले की ज्यादा होगी, राइट। एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पर, Fe, ये यहां से देखो हटा दो। यहां पर देखिए क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हम Fe की देखें तो Fe में यहाँ पर है +3, और यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2 हो गई, राइट। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हायर है, FeCN6 3 नेगेटिव में, हियर इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज central metal atom is in the higher oxidation stage. This is why the CFC of FeCN6 3 negative ion will be greater in the comparison of FeCN6 4 negative ion, right? तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। एक और है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये भी आपको CFC को, अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल की CFC इज ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल, राइट। दूसरा कहता है CFC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें देखें NH3 की जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज द लोअर, और NH2 इज मोर बेसिक, that is why NH2 negative will have the more CFC in the comparison of NH3, right। मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब एप्लीकेशंस हैं ऑफ CFT की, व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस, इसमें कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं, इनको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, ये CBSE के उसमें सिलेबस में गिवन है आपके लिए। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो होता है कलर कॉम्प्लेक्स। कलर कॉम्प्लेक्स में क्या है, देखो कलर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन्ड बाय DD ट्रांजिशन। कलर क्यों से होता है, DD ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर ये आपका है 1 2 3 4, ये आपका इजी हो गया, T2G हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ अगर ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये DD ट्रांजिशन हो गया, या यहाँ से यहाँ मूव करे तो ये क्या हो गया, DD ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, 11th में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखिए क्या होता है कि ये जाएगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट, कुछ विजिबल रेज को एब्जॉर्ब करेगा और जिनसे कलर एग्जिबिट होगा, राइट। तो फॉर DD ट्रांजिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टू एग्जिबिट कलर, इसकी वजह से कलर दिखता है। दूसरा कहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मस्ट इन DD ऑर्बिटल्स, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब DD ट्रांजिशन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो DD ट्रांजिशन विल नॉट बी
टेक प्लेस। और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो देन कलर विल बी नॉट शोन, राइट। तो दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, व्हेन एवर दे गेट्स द एनर्जी देन ट्रांसफर टू द अदर डी ट्रांजिशन, मतलब दूसरे डी ऑर्बिटल्स में जाता है, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी, कैन शो द डी ट्रांजिशन एंड दिस शो कलर, और ये कलर शो करता है, राइट। समझ गए इस चीज के लिए। दूसरा कहता है ड्यूरिंग डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल्स। जो डी ट्रांजिशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर डी ऑर्बिटल्स में जंप करता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा कहता है इन अब्सेंस ऑफ लिगैंड्स स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अगर लिगैंड्स की स्प्लिटिंग नहीं है, लिगैंड्स की अब्सेंट में ऑफ डी ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, उसमें जो डी ऑर्बिटल्स है अगर लिगैंड्स नहीं है तो कहता है वो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की पॉसिबल नहीं है। और जब क्या नहीं है, आपकी स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, नो डी ट्रांजिशन अकर्स, तो ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन अकर नहीं होगा, एंड नो कलर इज ऑब्जर्व, और किसी भी टाइप का कलर नहीं दिखेगा। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब देखो इसमें एक चीज और है, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, उतनी बात आ गई समझ में। वहां कहा गया है इसके लिए डी में इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। एक क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहता है Mn4 नेगेटिव इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ये +7 एंड Cr2O7 2 नेगेटिव इन द ऑक्सीडेशन स्टेट +6। Mn एंड Cr हैव नो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स, इसमें डी ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। 8 दे शो कलर, लेकिन फिर भी ये कलर शो करते हैं, वाई क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है। तो यहाँ पर भैया एक सीधा साधा सा रीजन है, आंसर होगा कि ड्यू टू द लिगैंड्स मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है, लिगैंड मेटल का चार्ज का ट्रांसफर होता है। लिगैंड मेटल, लिगैंड से मेटल पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है या मेटल से लिगैंड्स पे, दो टाइप का चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। देखो यहाँ पर नंबर 1 हो गया लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT कह दिया, इसका मतलब लिगैंड से ये चार्ज ट्रांसफर इसको हो गया, राइट, मेटल को, राइट। तो व्हेन मेटल इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये कब कंडीशन है, when the metal is in higher oxidation state, MnO4 नेगेटिव में जो है ये सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn है +7 में, तो दैट इज मेटल हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स एंड लिगैंड्स हैव सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। और अगर लिगैंड्स कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव्स लिगैंड्स टू मेटल, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड से मेटल के डी ऑर्बिटल में मूव कर जाते हैं, राइट। तो इस वजह से कलर शो होता है। तो मेटल गेट रिड्यूस्ड व्हाट नॉन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, और ये जब होता है तो मेटल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और नॉन मेटल क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इस कंडीशन में। दूसरा कहता है, पहला तो हो गया लिगैंड जो चार्ज ट्रांसफर होता है लिगैंड टू मेटल, अब की क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगैंड्स, यानी कि हो गया MlCT, लिगैंड और मेटल। इसका मतलब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पहुंच गए, लिगैंड्स पे पहुंच गए, चार्ज ट्रांसफर। तो व्हेन लिगैंड्स हैज कब होता है, व्हेन लिगैंड्स हैज एम्प्टी पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल इस टाइप से पाई ऑर्बिटल एंड है फिक्स डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स फिक्स होता है
इम्पटी कौन होता है, पाई ऑर्बिटल्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जस्ट लाइक CO, CN, CS2, CS2, राइट। तो इनमें जो है ये जो लिगेंड्स हैं इनमें क्या है, इनमें पाई ऑर्बिटल्स इज इम्पटी, व्हाट डी ऑर्बिटल्स आर फिक्स, राइट। तो इसमें कैसा होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा। तो मुझे लगता है इस टाइप की चीज़ एक हो गई। तो इसमें सबसे पहली जो आपने एप्लीकेशन पढ़ी थी, एप्लीकेशन ऑफ CFT, वो कलर कॉम्प्लेक्स ही होगी। कलर कॉम्प्लेक्स में आपने समझ लिया कलर क्यों शो होता है। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि भैया इसमें तो कोई डी ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एट फिर भी जो है ये कलर शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, ये आपने रीजन समझ लिया। एक और है इसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्प्लिटिंग इक्वेशन। अभी हमने देखो स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखी, तो इससे क्या होता है कि स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखी जा सकती है। जैसे इसमें क्या है, FeCN6 और C नेगेटिव में, हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। इट मीन्स 3d6, इसका मतलब हो गया कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6, तो इसमें जब 6 लिगेंड्स हो गए, इट मीन्स स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इजी और T2G में होगी, राइट। अब ये लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग मीन्स लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग मीन्स लो स्पिन, हेंस पेयरिंग अकर्स। अब जो लिगेंड्स है इसमें CN, दैट इज द, क्योंकि इसमें कार्बन से, अभी मैंने बताया था ना कि अगर C है तो इसकी जो स्प्लिटिंग CFAC दैट विल बी हायर, तो ये हायर होगी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो लो स्पिन बनेगा, पेयरिंग होगी, जब पेयरिंग होगी तो स्प्लिटिंग इक्वेशन किस टाइप से हो जाएगी, ये गलत लिखा है यहाँ पर, T2 6 है। अब पेयरिंग अकर्स तो क्या हो जाएगी, T2 में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और EG में 0 हो जाएगा, राइट। T2G में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और EG में 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग होगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो पेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ देखो ये आपका EG हो गया, ये आपका देखो कितना हो गया, T2G हो गया। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा। अब लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में पेयरिंग होगी तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और 5th यहाँ जाएगा और 6 यहाँ जाएगा, तो पेयरिंग अकर्स। तो यहाँ पर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट, समझ गए। तो इस टाइप से स्प्लिटिंग इक्वेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्प्लिटिंग इक्वेशन में भी, राइट, दैट इज द अदर एप्लीकेशन, क्लियर। एक और है मैग्नेटिक नेचर, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे मैग्नेटिक नेचर फाइंड आउट किया जा सकता है। भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो दैट विल बी डायामैग्नेटिक। क्या फार्मूला होता है, ये आप पढ़ चुके हो बहुत पहले से, इस टाइप का होता है, √n n+2 Bm, where n is the number of unpaired electrons, ठीक है। एग्जाम्पल एक दे दिया, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe(S2O) का होल 6 2 पॉजिटिव। इसमें Fe हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 4। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, राइट, +2, तो कितना हो गया, ये √24 हो जाएगा। और इसका अगर आप वो निकालेंगे, √ फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी अबाउट टू 4.9 Bm। तो दिस इंडिकेट दैट FeS2O6 2 पॉजिटिव हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इज पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया,
पैरामैग्नेटिक, ये हो गया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट इससे पता किया जा सकता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें हो गई, ये 3 चीजें। अब लिमिटेशंस ऑफ CFT, व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस क्या है? इट कंसीडर्स लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स एज ए पॉइंट चार्ज, व्हाट नॉट इट इज अप्रोप्रिएट। ये पॉइंट चार्ज तो मानता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स लाइक H2O एंड NH3, H2O शुड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, अगर वो इस टाइप से है तो H2O क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। लेकिन भैया H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स नहीं है, तो इट इज मोर पोलर व्हाट नॉट, ये ज्यादा पोलर है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। अब कहता है दूसरा, इट डज नॉट टेल्स नथिंग अबाउट पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, पाई बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है। नेक्स्ट है, इट कंसीडर मेटल एटम एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये जो है, जो मेटल एटम है उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को मानता है। व्हाट, ये व्हाट नहीं होगा, व्हाट होगा। व्हाट देयर आर इन सम केसेस इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज जीरो, लेकिन कुछ केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल मेटल एटम की होती है दैट इज जीरो, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी अब क्या बचती हैं? एप्लीकेशंस बचती हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं, दैट इज द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब कौन कौन सी एप्लीकेशंस है? आपके सिलेबस में ये 3 एप्लीकेशंस आर गिवन। नंबर 1 इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं आप लैब्स में करते हैं, जो कलर कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। तो इट कैन बी डन बाय फैमिलियर कलर रिएक्शंस विद अ number of ligands, especially chelating ligands, for examples reagents like EDTA, dimethyl glyoxine, alpha nitroso beta नेप्थॉल और क्यूप्रम etc। ये जो है, जो क्वालिटेटिव जो हम करते हैं लैब में, तो उनमें इसका यूज होता है। ये कलर शो करते हैं या क्वांटिटेटिव भी करते हैं, जैसे हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं तो वहाँ भी जो कॉम्प्लेक्स होता है KMnO4, तो वो भी क्या है, इसकी एक एप्लीकेशन ही है, ठीक है। क्लियर? कलर चेंज हो जाता है उसमें। अब इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मेटल्स को जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो निकालते हैं या बनाते हैं उनके ओर्स से, तो क्या होता है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें कॉम्प्लेक्स पहले बनता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड कंबाइंस विथ साइनाइड, जैसे गोल्ड क्या करता है? साइनाइड से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। किस टाइप का? AuCN2 ये बनाता है इन द सॉल्यूशन, ये बना लिया। इसके बाद में क्या हुआ? गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटालिक फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ जिंक। अगर हम इसमें जिंक मिला दें, किसमें? AuCN का होल ट्वाइस में क्या मिला दे? जिंक मिला दे, Zn। अगर Zn मिला दिया तो क्या होगा? ये Cn Zn से रिएक्शन कर लेगा और Au हमारा क्या बन जाएगा? गोल्ड अलग हो जाएगा, राइट। तो एक चीज ये हो गई। थर्ड है इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल system, right? The pigments responsible for the photosynthesis coordination compounds of Mg, जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना, तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो मैग्नीज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, राइट।
इसी टाइप से जो हीमोग्लोबिन होता है, द रेड पिगमेंट्स इन आवर ब्लड, दैट इज आल्टो, जो क्या काम करता है, एक्ट एज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरियर का वर्क करता है, इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन सा, जो हीमोग्लोबिन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है किसका, आयरन का। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, जो विटामिन्स होता है, विटामिन्स B12, कोवालामिन, द एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर्स, ये क्या होता है, एनीमिया फैक्टर्स होता है, और इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपको वाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। सेम टाइप से इंजाइम्स जो होते हैं, लाइक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना। ये कैटालिस्ट आप बायोलॉजिकल सिस्टम के ये कैटालिस्ट है, तो दीज आर आल्सो द एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स आल्सो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चैप्टर था वो आज ये खत्म हो गया। इसके साथ में इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हो सकता अभी कर लें, या नियर बाई द एग्जाम कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे उनको। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप तैयार कर लें, और नेक्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू होगा। एक चैप्टर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करा दिया, नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करेंगे, राइट।